हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीएस जेएलओ। अभी हमने स्टार्ट किया है अपना सेक्शन 213 से। ठीक है, इससे पहले के जो सेक्शंस हैं, ठीक है, इस चैप्टर के मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर करा दिए थे। ठीक है, 206 जो कि चैप्टर हमारा 15 है, इसमें हम डील कर रहे हैं प्रोसीजर क्या रहेगा, जुरिडिक्शन क्या रहेगा उन रेवेन्यू कोर्ट्स का। ठीक है, तो कोर्ट्स के पास क्या पावर है, अब हम उस एस्पेक्ट पर आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने कल 206 से लेकर 212 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे 213। अब बहुत मतलब इतना जो है टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी और जल्दी जल्दी हम कवर करते जाएंगे। देखिए, सेल ऑफ खातेदार टीनेंट्स इंटरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ रेंट डिक्री। अब क्या हम जो खातेदार टीनेंट है उसके इंटरेस्ट को सेल कर सकते हैं अगर हमें कोई डिक्री आई है, रेंट डिक्री आई है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर कोई डिक्री आती है, ठीक है, तो वो डिक्री खुद ही एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है। डिक्री का निष्पादन खुद ही नहीं हो जाता है, उसका निष्पादन कराना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हुआ, खातेदार टेनेंट था। ठीक है, खातेदार टेनेंट था तो वो रेंट पे नहीं कर रहा था। रेंट पे नहीं कर रहा था तो लैंड होल्डर ने सूट फाइल कर दिया। लैंड होल्डर ने जब सूट फाइल किया तो अब क्या होता है कि डिक्री उसके फेवर में आ जाती है कि हाँ, मतलब रेंट तो उसने नहीं पे किया है, तो अब रेंट की डिक्री आ गई। अब क्या है कि रेंट उसको देना पड़ेगा। अब खातेदार टेनेंट क्या है, रेंट पे नहीं कर रहा है, तो क्या उसके इंटरेस्ट को क्या सेल किया जा सकता है डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस रेंट डिक्री को। तो ये सेक्शन 213 कहता है कि खातेदार टीनेंट का जो इंटरेस्ट है लैंड में उसको बेचा जा सकता है। ठीक है, सोल्ड किया जा सकता है। किस लिए? ताकि आप अरियर ऑफ रेंट जो है उसको रिकवर कर सकें। ठीक है, खातेदार किराए के अधिकार को किराया बकाया वसूली के लिए बेचा जा सकता है, लेकिन विद सर्टेन प्रोटेक्शन एंड प्रायोरिटीज। लेकिन कुछ सुरक्षा मिलेगी और कुछ प्राथमिकता के नियम लागू होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट कैन बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ रेंट डिक्री। किराया बकाया के लिए जमीन का अधिकार नीलाम किया जा सकता है। ठीक है, परचेजर गेट सेम राइट एंड लायबिलिटीज एज टेनेंट। अब देखिए, जैसे कि लैंड थी, ठीक है, समझो मेरी लैंड थी और मैंने अपनी लैंड को टेनेंसी पे दिया था। अब वो जो टेनेंट था वो खातेदार टेनेंट था, उसने मुझे लैंड जो है उस लैंड पर रेंट पे नहीं किया। मैंने सूट फाइल किया और डिक्री आ गई, रेंट डिक्री मेरे फेवर में आ गई। अब मैंने उस रेंट डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, क्योंकि उस जो टेनेंट को मुझे पैसा देना था, रेंट देना था, उसने नहीं दिया, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इसके इंटरेस्ट को बेच देते हैं। मतलब अब जो खातेदार का जो खातेदार टेनेंट है उसका इंटरेस्ट हमने किसी और पर्सन को दे दिया। तो भाई, जिस पर्सन को दिया है ना, अब वो उसको वही सेम इंटरेस्ट मिलेगा जो उस खातेदार टेनेंट को पहले मिला हुआ था। समझी? मतलब आपको ये बात समझ आया? परचेजर गेट सेम राइट एंड लायबिलिटीज एज टेनेंट। तो जो ऑक्शन में जिसको ये लैंड मिली है उसको वो वही अधिकार मिलेंगे जो उस टेनेंट को मिलेंगे। तो खरीदार को वही अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती है। कोर्ट मस्ट डिस्ट्रीब्यूट रेंट प्रॉपरली इफ ओनली पार्ट इज सोल्ड। ठीक है, अगर हिस्सा बेचा जाए तो किराया सही तरीके से बांटा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कुछ प्रायोरिटीज हैं, कुछ प्रायोरिटी है कि कौन परचेज कर सकता है, उसकी प्रायोरिटी दी गई है। देखिए, जैसे कि टेनेंट है, अब उसकी लैंड को आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि उसने रेंट पे नहीं किया तो लैंड होल्डर को रेंट पे कर रहे हैं। तो अब आप उसकी लैंड को, उसकी जो लैंड पर उसका इंटरेस्ट था, खातेदार टेनेंट का इंटरेस्ट था। एक बात याद रखना, आप लैंड को नहीं बेच रहे हो, क्योंकि लैंड तो अल्टीमेटली लैंड होल्डर की है। उस पर जो टेनेंट था उसने रेंट पे नहीं किया, तो आप लैंड तो बेच ही नहीं सकते, क्योंकि लैंड तो लैंड होल्डर की है। आप उस खातेदार टेनेंट के इंटरेस्ट को बेच रहे हैं। मतलब कि खातेदार टेनेंट के पास जो इंटरेस्ट था, अब आप वो किसी और पर्सन को बेच रहे हैं। अब प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले वो किसको बेचोगे, तो सबसे पहले किसको बेचना चाहोगे? तो अगर कोई सब टेनेंट है उसका, तो आप उसको प्रायोरिटी पे रखो। सब टेनेंट नहीं है तो कोई एग्रीकल्चरल होगा। ठीक है, कोई एग्रीकल्चरल है या कोई लेबरर है या कोई विलेज का सर्वेंट है जो उस विलेज में रह रहा है, फिर उसको बेच दो। वो भी नहीं है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो रिजाइड कर रहा है विलेज में, फिर उसको बेच दो। अगर वो भी नहीं है तो लैंड होल्डर खुद अपने पास, ठीक है, उस इंटरेस्ट को रख सकता है। और जो लैंड होल्डर है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि लैंड होल्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद स्टेट होल्डर। ठीक है, तो ये प्रायोरिटीज पर दिए गए हैं। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा, खातेदार टेनेंट के इंटरेस्ट को बेचा जा सकता है अगर रेंट डिक्री आ गई है। तो कुछ स्पेशल रूल है, याद रखो।
क्लेम मस्ट बी मेड विद इन 15 days ऑफ सेल। ठीक है, अब जैसे कि सेल कर दिया है, ठीक है, तो अगर आप ये क्लेम करना चाहते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी जो मतलब लैंड का जो इंटरेस्ट है उसको जब क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो ये सब जो लोग हैं जो परचेज कर रहे हैं वो 15 दिन में क्या करें, क्लेम कर दें। ठीक है, ये जो प्रायोरिटी ऑफ परचेज में हमने लिखा है ये 15 दिन में क्या है, इनको दावा करना होगा। फिर है प्रेफरेंस टू स्मॉलर कल्टीवेटर इन सेम क्लास। अगर देखो सेम क्लास से अगर कल्टीवेटर आ रहे हैं तो प्रेफरेंस दी जाएगी जो स्मॉल कल्टीवेटर है। ठीक है, कम जमीन जोतने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि सब टेनेंट बहुत हैं वहां पर, सेम क्लास से आ गए लेकिन 2 सब टेनेंट आ गए, तो देखा जाएगा इन दोनों में से किसके पास कम होल्डिंग है। ठीक है, उसको मिल जाएगी फिर वो लैंड पे इंटरेस्ट, जो खातेदार टेनेंट का था वही इंटरेस्ट। फिर है स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर SC ST टेनेंट, अनुसूचित जाति और जनजाति को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगर सब टेनेंट है, ठीक है, तो वो क्लेम कर रहा है, लेकिन अगर कोई SC ST पर्सन आ गया क्लेम करने तो फिर उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर है लिमिटेशन इन केसेस अंडर दिस एक्ट। अब बात कर रहे हैं हम इस अधिनियम के जो मामले में समय सीमा कैसे। देखिए, सूट और एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन लिमिटेशन पीरियड गिवन इन 3rd शेड्यूल। तो देखिए इस एक्ट के अंदर 3rd शेड्यूल है, उस 3rd शेड्यूल में लिमिटेशन टाइम बता रखा है कि आपको सूट और एप्लीकेशन कितने दिन में फाइल करनी होगी। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा, राजस्थान टेनेंसी एक्ट है, उसमें जब अगर हम सूट फाइल कर रहे हैं या फिर कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो उसको फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी 3rd शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के मामलों में समय सीमा जो है, समय सीमा के अंदर ही केस दायर करना होगा और वो 3rd शेड्यूल में दिया है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना। देखिए, बार ऑन डिलेड फाइलिंग, अगर 3rd शेड्यूल के अंदर जितना टाइम दिया है, अगर आपने उतने टाइम में सूट फाइल नहीं किया, ठीक है, वाद दाखिल नहीं किया, तो देरी से दायर किया गया आपका वाद जो है वो क्या हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। ये वर्ड आप याद रखना, बार है। रिलैक्सेशन फॉर न्यू एक्ट ट्रांजिशन पीरियड। अब देखिए ये बात क्या कह रहा है, रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि क्या होता है, ये 1955 का एक्ट है, इससे पहले 1950 एक्ट से पहले भी तो कोई रूल्स होंगे ना जिससे कि ये सारी चीजें डील हो रही होंगी। इसने कहा कि अगर आप 1955 से पहले वाले टेनेंट हैं, ठीक है, उनको थोड़ी सी छूट दे दी गई, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना कि अब 1955 एक्ट आ रहा है और उसके अंदर 3rd शेड्यूल के अंदर लिमिटेशन वाला पीरियड फॉलो होगा। तो इनको कहा गया कि अगर आप 1955 से पहले वाले हैं तो आपको जितना टाइम पीरियड मिला वो तो मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप क्योंकि इस एक्ट के अंदर डील हो रहे हैं तो आपको 6 महीने नए एक्ट के लिए मिल जाएंगे। अगर आप नए एक्ट से डील हो रहे हैं तो आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, तो नए कानून में अगर आप नए कानूनों में अगर आपके कुछ मामले हैं तो उसमें 6 महीने की छूट दी जा रही है। ठीक है, जैसे 1955 के बाद से अगर आप केस सूट और एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हैं फिर तो 3rd शेड्यूल में जितना टाइम लिमिट है उतना ही कर लो, लेकिन 1955 से पहले, ठीक है, अगर आप सूट फाइल करना चाह रहे थे, जैसे कि बात समझ लो 1954 में आपने सूट मतलब फाइल कर सकते थे, उसमें टाइम पीरियड था 1 साल, लेकिन बाद में 1955 वाले में मिल रहे हैं आपको 2 साल। अब देखिए, अब आप किससे डील करेंगे, अब आपको तो वैसे 1955 से डील करना होगा, तो इस लेकिन पुराने में तो आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया ना, तो फिर आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बेसिकली इतने याद रखना बात। ठीक है, फिर इसका तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सस्पेंशन ऑफ रेंट ड्यू टू कैलेमिटी एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन पीरियड के दौरान कोई कैलेमिटी आ गई है, सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ गई है, तो वो टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सस्पेंशन ऑफ रेंट ड्यू टू कैलेमिटी एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिमिटेशन, आपदा के समय जो किराया रोका गया है तो वो समय सीमा में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, वो वाला टाइम पीरियड। लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज सब्जेक्ट टू दिस एक्ट। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन तब अप्लाई होगा जब ये एक्ट उस पर साइलेंट है। अदरवाइज देखो, इस एक्ट का तो अपना टाइम पीरियड है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि अगर टाइम पीरियड नहीं दिया गया है तो फिर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट 1963। फिर हमारा कोर्ट फी। देखिए, कोर्ट फी इन सूट एंड एप्लीकेशन एज पर 3rd शेड्यूल। तो 3rd शेड्यूल में कोर्ट फी के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं इसके शेड्यूल पर भी वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, तो मुकदमे और आवेदन पर कोर्ट फीस 3वीं अनुसूची के अनुसार लगेगी।
देखो ये जो हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं बेसिकली, अब हम पढ़ रहे हैं कोर्ट का क्या जुरिसडिक्शन रहेगा, कब आपको अपना सूट एप्लीकेशन फाइल करना है, कितना लिमिटेशन रहेगा, कोर्ट के पास क्या पावर है, हम ये सब चीजें कर रहे हैं। नो कोर्ट फीस फॉर केसेस फाइल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद ही सूट फाइल कर रहा है, ठीक है, तो सूट अगर स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर रहा है तो उसको कोई भी कोर्ट फी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट फी का पैसा तो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है ना, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट फी देने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके हम कुछ एमसीक्यूज हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। खातेदार टेनेंट्स इंटरेस्ट कैन बी सोल्ड फॉर, किस लिए? रेंट अरियर। अगर आपने रेंट में आपका रेंट बकाया है तो आपके अगर खातेदार टेनेंट आपका रेंट आप नहीं भर रहे हैं तो पता है आपके इंटरेस्ट को बेचा जा सकता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सब टेनेंट को दी जाती है। ठीक है, क्लेम कितने दिन में आपको कर देना है कि अगर आप जो इंटरेस्ट जो सोल्ड हुआ है अगर आप उस पर क्लेम कर रहे हैं तो कितने दिन में आप कर दो? 15 दिन के अंदर अंदर कर दो। इन सेम क्लासेस प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जिसके पास कम होल्डिंग है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कल्टीवेटर को दी जाएगी। SC/ST को SC/ST प्रेफरेंस कहाँ एप्लीकेबल है? तो सर्टेन क्लासेस ऑफ क्लेमेंट्स में SC/ST को प्रेफरेंस दी गई है। लिमिटेशन पीरियड कहाँ है? तो लिमिटेशन पीरियड हमारा 3rd शेड्यूल के अंदर दिया गया है। अगर रेंट को सस्पेंड कर किया गया था ड्यू टू कैलेमिटी तो लिमिटेशन पीरियड भी क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा उसके लिए। कोर्ट फी अंडर दिस एक्ट इज, कोर्ट फी भी कहाँ दी गई है? वो भी 3rd शेड्यूल में दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट सूट्स आर, जो स्टेट गवर्नमेंट के सूट होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सक्लूडेड होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं कोर्ट फी से, उनको कोर्ट फी देने की जरूरत नहीं होती है। अब है प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। अभी जो रेवेन्यू कोर्ट है वो कहाँ बैठेंगे? ये जो मुकदमा चल रहा है उसको वो कहाँ सुनेंगे? तो रेवेन्यू कोर्ट में सिट एट डिफरेंट प्लेसेस एज पर कन्वीनियंस एंड डायरेक्शन। तो राजस्व न्यायालय अलग अलग स्थानों पर बैठ सकते हैं, ठीक है, वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं जैसा उनको कन्वीनियंट लगे, ठीक है, और जो डायरेक्शंस के अनुसार। अब की पॉइंट्स याद रखना। देखिए बोर्ड, जो रेवेन्यू बोर्ड है क्योंकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है, तो रेवेन्यू बोर्ड तो कहीं पे भी बैठ सकता है स्टेट में, ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड तो कहीं पर भी स्टेट में बैठ सकता है। अपीलेट अथॉरिटी सिट्स एज डायरेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जो अपीलेट अथॉरिटी होगी तो वो वहां बैठेगी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने निर्देश दिया है, ठीक है। तो बोर्ड राज्य के किसी भी स्थान पर बैठ सकता है, ठीक है, और अपील प्राधिकारी सरकार के निर्देश अनुसार बैठता है। फिर एक कलेक्टर, SDM, असिस्टेंट कलेक्टर कैन होल्ड कोर्ट एनीवेयर इन देयर जुरिसडिक्शन। देखिए जैसे कलेक्टर होता है तो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और SDM जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो कहाँ होता है कि जो हमने डिस्ट्रिक्ट को जब डिवाइड कर देते हैं, सब डिवीजन कर देते हैं उसका, तो वो उस एरिया में बैठता है डिस्ट्रिक्ट के। और असिस्टेंट कलेक्टर क्या करता है? असिस्टेंट कलेक्टर जो SDM होता है उसको असिस्ट करता है। तो डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट अथॉरिटी तो कलेक्टर हो गई, और जब डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया सब डिवीजन में तो उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी SDM हो गया, और उसी एरिया में जब असिस्ट कर रहा है SDM को तो असिस्टेंट कलेक्टर हो गया। तो ये तीनों लोग जो हैं वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं अपने ही जुरिसडिक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट है तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। फिर है तहसीलदार कैन होल्ड कोर्ट एनीवेयर इन हिज तहसील, और अगर तहसीलदार है तो वो अपनी तहसील में कहीं भी बैठ सकता है, कलेक्टर है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी बैठ सकता है, SDM है तो वो अपने सब डिवीजन में कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी वहां बैठेगी जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है, और बोर्ड तो कहीं पर भी बैठ सकता है पूरे स्टेट में। फिर है ऑर्डिनरी पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। तो अब जो रेवेन्यू कोर्ट है, ठीक है, जो राजस्व न्यायालय हैं उनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो ये कहता है कि डिफरेंट रेवेन्यू कोर्ट्स हैव पावर एज पर 3rd शेड्यूल। तो रेवेन्यू कोर्ट्स को कहाँ पावर दी गई है? रेवेन्यू कोर्ट्स को भी 3rd शेड्यूल में पावर दी गई है। जैसे कि तहसीलदार तो डिसाइड करेगा स्मॉल केसेस को, ठीक है, तहसीलदार खाली सीमित मूल्य के जो छोटे मामले उनको देख सकता है, और लिमिट क्या है फॉर तहसीलदार केसेस? 300, और नोटिफाइड लिमिट नॉट बिलो ₹100। तो 300 रुपए तक के मामले या सरकार द्वारा निर्धारित सीमा, तो ये तहसीलदार इतने के केस देख सकता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना बहुत छोटा छोटा जिस्ट में, इसको नोट डाउन करते हुए चलना। MCQs ऐसे ही बनेंगे कि तहसीलदार कितने मामले तक के जो है केसेस दे सकता है, 300 रुपए तक के मामले हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कहाँ पर इनकी पावर्स दी गई है रेवेन्यू कोर्ट्स की? तो 3rd शेड्यूल में। उसके बाद इफ केसेस एक्सीड लिमिट और इन्वॉल्व स्टेट गवर्नमेंट इट गोज टू असिस्टेंट कलेक्टर। इससे ज्यादा के मामले हैं, अगर मामला बड़ा है या फिर सरकार पक्ष का है तो कौन सुनेगा? असिस्टेंट कलेक्टर इस मामले को देखेगा। फिर इनहेरेंट पावर क्या होती है रेवेन्यू कोर्ट की? जैसे कि हम क्रिमिनल केसेस में भी देखते हैं कि हाई कोर्ट के पास
क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उनके पास भी इनहेरेंट पावर का जो है प्रोविजन दिया गया है सीआरपीसी में और अभी बीएनएसएस में। उसी तरीके से सीपीसी में भी इनहेरेंट पावर दी गई है कोर्ट्स को, ठीक है। तो उसी तरीके से अपनी रेवेन्यू कोर्ट्स है, इनको भी क्या है, इनहेरेंट पावर मिली है। तो हायर रेवेन्यू कोर्ट्स हैव पावर ऑफ लोअर कोर्ट। तो इनहेरेंट पावर में क्या दिया गया है कि जो हायर रेवेन्यू कोर्ट होंगे उनके पास लोअर कोर्ट की क्या होगी, पावर होगी। उच्च राजस्व न्यायालय के पास निम्न न्यायालयों की शक्तियां भी होती हैं, ये इनहेरेंट पावर है। अब इसकी हायरार्की देखते हैं। जैसे कि रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है, उसके पास पावर होगी सारी लोअर कोर्ट की, ठीक है। अपील प्राधिकारी सभी निचली अदालतों की शक्ति रखेगा। कलेक्टर के पास पावर होगी एसडीएम की, असिस्टेंट कलेक्टर की और तहसीलदार की। तो एक बात आपको याद समझ आ गई, कलेक्टर ऊंची पोस्ट है। वैसे तो ये सबको ही पता है, लेकिन क्योंकि पढ़ रहे हैं तो बता देती हूँ। कलेक्टर सबसे ऊंची पोस्ट है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद एसडीएम है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट को जब हमने सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया है तो है, और असिस्टेंट कलेक्टर बाद में आ रहा है। आप ये मत सोचना कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर दोनों एक हैं तो एसडीएम सबसे नीचे, नहीं, पहले कलेक्टर, एसडीएम, असिस्टेंट कलेक्टर, फिर तहसीलदार, ठीक है। ये इसकी हायरार्की है। एसडीएम के पास किसकी पावर है, असिस्टेंट कलेक्टर की और तहसीलदार की। असिस्टेंट कलेक्टर के पास किसकी पावर है, तहसीलदार की सारी शक्तियां हैं, ठीक है। अब एडिशनल पावर क्या है रेवेन्यू कोर्ट की, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैन कन्फर एडिशनल पावर टू ऑफिसर। तो ये सारी पावर्स तो है ही, निचली अदालतों की पावर इन लोगों के पास तो होगी, तो जो पावर है वो तो है ही। उसके अलावा राज्य सरकार अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां भी दे सकता है। अब याद रखना, जैसे नायब तहसीलदार होता है, वो जो तहसीलदार है उसकी पावर भी मतलब उसको मिल सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तब। तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर की पावर मिल सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तब। असिस्टेंट कलेक्टर एसडीएम की और कलेक्टर की शक्तियां उसको मिल सकती हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तब। पावर में बी गिवन बाय नेम और डेजिग्नेशन। शक्ति जो है नाम या पद के आधार पर दी जा सकती है। पावर कंटिन्यू इवन आफ्टर ट्रांसफर। अगर स्थानांतरण हो भी जाता है तो भी शक्तियां बनी रहती है, ये बात याद रखना, ठीक है। अनलेस रिवोक्ड, जब तक कि सरकार ना हटाए। जैसे कि किसी तहसीलदार को नायब तहसीलदार की पावर दे दी गई, लेकिन अब उस तहसीलदार का हो गया ट्रांसफर, तो उसकी शक्तियां भी बनी रहेगी जब तक कि उसको रिवोक ना कर दिया जाए, ठीक है। फिर 220 कोर्ट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ केसेस, ठीक है। अब देखिए कहां पर आप केस जो है अपना इंस्टीट्यूट करेंगे, तो केस मस्ट बी फाइल्ड इन द लोएस्ट कॉम्पिटेंट रेवेन्यू कोर्ट। तो मामले हमेशा सबसे निचले समक्ष राजस्व न्यायालय में दायर किए जाएंगे। जैसे कि हम सीपीसी में पढ़ते हैं कि सबसे लोएस्ट जो कोर्ट होगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट, आप वहां पर अपने सिविल केसेस को फाइल करेंगे। उसी तरीके से अगर रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है तो वो जो सबसे लोएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होगी, कॉम्पिटेंट कोर्ट, उसी में आप अपना केस को फाइल करेंगे, ठीक है। तो कि हमें क्या याद रखना है, फाइल इन लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, सबसे निचली सक्षम अदालत में केस दायर होगा। एक्सेप्शन याद रखना, इफ नो असिस्टेंट कलेक्टर एसडीएम इन एरिया देन केस गो टू कलेक्टर। अब देखो हमने बोला कि सबसे लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो हमने लोएस्ट में क्या पढ़ा था, तहसीलदार है, फिर असिस्टेंट कलेक्टर है, फिर एसडीएम है, ठीक है, और उसके बाद हमारा कलेक्टर था। अब ये कह रहा है कि ना तो असिस्टेंट कलेक्टर है, ना तो एसडीएम है, दोनों ही लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, फिर का जाओगे तो फिर तो कोर्ट कलेक्टर के पास चले ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कलेक्टर ही सबसे लोएस्ट कोर्ट है, ठीक है। तो रेवेन्यू बोर्ड कैन सिट एट एनी प्लेस इन स्टेट। तो रेवेन्यू बोर्ड तो कहीं भी बैठ सकते हैं। तहसीलदार कहाँ, सिर्फ तहसील के किसी भी एरिया में, ठीक है। और तहसीलदार क्या कितने मामले तक के जो है केस देख सकता है, कितने रुपए तक के, 300 रुपए तक के। फिर केस इन्वॉल्व, अगर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है किसी केस में तो वो केस कौन सुनेगा, वो केस हमेशा असिस्टेंट कलेक्टर सुनेगा। एक बात हमेशा याद रखना, हमने क्या पढ़ा था कि हमेशा लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट ही रेवेन्यू मैटर देखेगा, तो लोएस्ट कॉम्पिटेंट क्या था, तहसीलदार। लेकिन एक बात याद रखना, अगर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है किसी केस में, फिर वो तहसीलदार के पास नहीं जाएगा, फिर उसको असिस्टेंट कलेक्टर ही सुनेगा, ठीक है, ये याद रखना। फिर कलेक्टर हैज पावर ऑफ, कलेक्टर के पास किसकी पावर हो सकती है, तो कलेक्टर के पास सारी पावर होती है जो भी रेवेन्यू कोर्ट की है। कलेक्टर से जो भी लोअर रेवेन्यू कोर्ट है उसके पास सारी पावर होती है। तो जैसे कौन है कलेक्टर से लोअर रेवेन्यू कोर्ट, एसडीएम हो गया, असिस्टेंट कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, ठीक है। तो ये सारी पावर एसडीएम के पास किसकी पावर हो सकती है, तो कौन है एसडीएम से नीचे, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार, ये पावर हो सकती है। फिर एडिशनल पावर मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन कौन दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट ही इस एडिशनल पावर को दे सकता है। फिर केस मस्ट बी फाइल्ड इन, तो केस आप सब कहाँ फाइल करेंगे, तो लोएस्ट कॉम्पिटेंट रेवेन्यू कोर्ट में ही आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। इफ नो एसडीएम और असिस्टेंट कलेक्टर इज अवेलेबल देन केस गोज टू, फिर अगर एसडीएम और असिस्टेंट कलेक्टर नहीं है तो फिर आपका केस कौन सुनेगा, कलेक्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।